Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening, good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing optics, and that is a very interesting branch of physics. In the optics, we are particularly discussing a ray optics. As you know, the optics is divided into the three branches: ray optics, wave optics, and particle optics. But right now we are discussing the ray optics. In the ray optics, basically three phenomenon is more important. Number one, reflection. Number two, refraction. And number three, uh, dispersion or division of light. Friends, so far we had discussed the reflection completely. We also had discussed some numerical based on the reflection. After that we had started the refraction. In the last lecture मैंने आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके लॉज के बारे में डिस्कशन किया था और उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. जैसे why the sun rise is appeared to be 2 minutes earlier, why there is a difference between the apparent depth and actual depth, एंड हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि लेटरल शिफ्ट क्या है. मतलब रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग जितने भी फिनोमिनन्स थे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो द फिनोमिनन अकरिंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, फ्रॉम दैट सम ऑफ द फिनोमिनन वी हैड डिस्कस्ड. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा एक टॉपिक है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन. तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि रिफ्रैक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो कौन सा वाला इक्वेशन आप अप्लाई करोगे? कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा कौन सा न्यूमेरिकल? कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्शन की बात है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे? चलो कोई बताएगा. जैसे जैसे रिफ्लेक्शन था तो उसके लिए फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v = 1/f. दैट वाज अ मिरर फॉर्मूला फॉर द रिफ्लेक्शन. तो रिफ्रैक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? है कोई? माइकल लाल. Eta 1 sin theta 1 equals to eta 2 sin theta 2. एक ही तो फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ. eta1 sin θ1 = eta2 sin θ2. सो दैट वाज द फॉर्मूला. चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, वो पहले हम देख लेते हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है एक्सरसाइज का? Yes, sir. ओके. देखो क्या लिखा हुआ है कि अ टैंक इज फिल्ड विद द वाटर, इट्स हाइट इज 12.5 मीटर सेंटीमीटर. द एपरेंट डेप्थ, उसका जो एक्चुअल डेप्थ है बॉटम का, जैसे जितने हाइट से वाटर फिल किया होगा उतना ही डेप्थ होगा बॉटम का. तो बॉटम का जो एक्चुअल डेप्थ है वो 12.5 सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्या लिखा है? द एपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल lying at the bottom of the tank is measured by the microscope and to be found to be a 9.4 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल डेप्थ हमको दिया हुआ है 12.5 एंड एपरेंट डेप्थ हमको पता है 9.4 है. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये पता है, एज वी नो, a relation between actual depth जिसको हम एचओ बोलेंगे एंड एपरेंट डेप्थ.
जिसको हम एच आई बोलेंगे, तो ये आपको पता है कि एच ओ अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, चलो किसी को याद है फॉर्मूला, मैंने याद रखने का टेक्निक बोला था, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा, इन द डिनोमिनेटर ईटा वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट, एंड द न्यूमरेटर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आपको रखना है। चलो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ये बॉटम को, तो बोले तो एयर में से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेना होता है, एयर का 1 लेना होता है। एंड अभी यहाँ पे कहाँ पे है नीडल, तो नीडल बोले वाटर के अंदर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो फाइंड करना है, तो ईटा वाटर ही तो फाइंड करना है। हमको यहाँ पे एच आई दिया गया है, एपरेंट डेप्थ जो है वो 9.4 है, एपरेंट डेप्थ जो है वो 9.4 है, एक्चुअल डेप्थ जो है वो 12.5 है, और हमको ईटा वाटर ही तो फाइंड करना है अभी। तो ईटा वाटर क्या मिलेगा भैया, 12.5 डिवाइड बाई 9.4, चलो करो तो क्या मिलेगा आपको ये 1.32। कोई बताएगा ये 12 पॉइंट, आप कैलकुलेटर रख के बैठे हो क्या, 12.5 डिवाइड बाई 9.4 क्या होता है, 1.32। सो इट विल बी अ 1.32, ओके वेरी गुड। तो ये आपको मिल गया आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वेशन नंबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन यही है कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना ही था। और एक चीज़ है, इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर लिक्विड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 विद द सेम हाइट, मतलब उसका एक्चुअल डेप्थ तो वही रहेगा, एक्चुअल डेप्थ तो वही है 12.5, बट अब व्हाट इज द डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड so that we can see the needle, we can focus the needle again। तो अब ऐसा दिया गया है कि अब ये जो पूरा टैंक है ये टैंक जो है वो कोई और मीडियम के द्वारा फिल किया हुआ है, वाटर से फिल नहीं किया गया है, कोई और मीडियम के द्वारा फिल किया गया है। तो अब मुझे माइक्रोस्कोप को इमेज को देखने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अभी आपने अगर मीडियम को चेंज कर दिया तो आपका एपरेंट डेप्थ भी चेंज हो जाएगा। एक्चुअल डेप्थ तो 12.5 ही है, बिकॉज लिए दिया गया है कि भाई हमने जो मीडियम को रखा हुआ है, लिक्विड को डाला हुआ है, उसका हाइट भी 12.5 ही रखना है, मतलब एक्चुअल डेप्थ तो 12.5 रहेगा, बट एपरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगा। नाउ now after inserting new medium, once again I can say hi upon ho, once again I can say hi upon ho is equals to eta upon eta, where eta object एंड ऊपर होगा उल्टा ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे वंस अगेन माइक्रोस्कोप को हवा में ही रखना है, बट यहाँ पे ईटा डैश वो लिक्विड का कुछ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ईटा डैश बोल देंगे, और यहाँ पे नया जो एपरेंट हाइट होगा उसको एच आई डैश बोल देंगे। तो यहाँ पे एच आई डैश फाइंड करना है तो आपको करना पड़ेगा एच ओ बाई ईटा डैश। अब एच ओ तो जो है ना वो तो एक्चुअल डेप्थ तो 12.5 है, बट अब मीडियम जो है ना वो चेंज कर दिया हमने 1.60। तो व्हाट विल बी द न्यू एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ, तो अब एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा एच आई डैश, ये 12.5 डिवाइड बाई 1.60 करो तो 7.66। क्या रहा है 7.66। 7.66, अप्रोक्सीमेटली 7.7, 7.67, गुड। तो ये हो गया आपका नया एपरेंट डेप्थ। तो पहले वो जो था वो वर्चुअल डेप्थ, पहले देखो सपोज के मान लो कि ये आपका टैंक है और यहाँ पे नीडल पड़ा हुआ है, अज्यूम करो कि यहाँ पे बॉटम पे नीडल पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट केस में जब ने आपने ऑब्जर्व किया था तो उसका एपरेंट डेप्थ जो था वो 9 पॉइंट समथिंग 9.4 था। तो ये केस 1 में ये था एच आई। अब केस 2 में वापस से माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उसका एपरेंट डेप्थ थोड़ा और कम हो रहा है। वो कितना हो गया अभी, अभी वो हो गया, अभी वो कितना हो गया, पहले तो जो था वो था, वो अभी कितना हो गया,
तो ये हो जाएगा एच आई डैश। तो आपका जो इमेज है, पहले का इमेज बाद का इमेज, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ना आप, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इमेज थोड़ा ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है तो आपका माइक्रोस्कोप को, वो इमेज को फोकस करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को भी उतना ही, जितना इमेज ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है उतना ही आपको माइक्रोस्कोप को भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा भैया, जितना इमेज का शिफ्टिंग हुआ है। तो हमारा जो माइक्रोस्कोप है दैट शुड बी शिफ्टेड बाय शिफ्टेड अप साइड, ऊपर की तरफ, बाई क्या, उसको अगर x बोल देते हैं, उसको h, चलो ना h बोल देते हैं, तो h इज इक्वल टू एच आई माइनस एच आई डैश। तो पहले जो अपेरेंट डेप्थ था वो 9.4 था और अपेरेंट डेप्थ जो है वो 7.67 है। तो अपेरेंट डेप्थ कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना निकल रहा है देखो, तो 9.4 माइनस 7.67, बताओ कितना हो रहा है ये। 1.73। तो ये हो जाएगा 1.73 सेंटीमीटर। और जितना आपका इमेज शिफ्ट हो रहा है, आपको इमेज को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को भी इतना ही ऊपर की तरफ, जिस डायरेक्शन में इमेज शिफ्ट हो रहा है उतना ही आपको माइक्रोस्कोप भी उसी डायरेक्शन में, मतलब अपसाइड ही शिफ्ट करना पड़ेगा। सो माइक्रोस्कोप शुड बी शिफ्टेड अप बाय द सेम height, that is a 1.73. That question was already asked in the AIEEE JEE. तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. तो द सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द JEE एज वेल। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा, वैसे मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर तो भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप देख सके के उसको आप लिख के जहाँ पे जो न्यूमेरिकल के बुक के अंदर आप अपना खुद का पेज डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया? Yes, sir. तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था या 1.73 आ रहा था, दैट्स इट, सेम ही, ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस का डेटा क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो क्या लिखा है देखो तो भैया, फिगर ए बी shows a refraction of a ray in the air incident at a 60-degree angle normal to the glass air and water air interface respectively। मतलब फिगर ए एंड फिगर बी को आपको दिया हुआ है और फिगर सी के अंदर से आपको वो एंगल फाइंड करना है। चलो सबसे पहले फिगर 1 के लिए आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। फिगर 1 के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। चलो लिखाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे ईटा एर साइन 60 इज इक्वल्स टू, क्या लिखना चाहिए मुझे? Eta glass sin 35. वेरी गुड, ईटा ग्लास साइन 35। चलो एयर का रिफ्लेक्टिवनेस कितना लेना होता है? 1. 1। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 35 का वैल्यू आपको टेबल को देखना है साइन का, वो आपको दिया गया होगा एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम के अंदर नेचुरल साइंस एंड नेचुरल टेंजेंट आपको देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो साइन 35 आपको दिया होगा, तो उसके ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से, फर्स्ट फिगर से क्या मिल जाएगा Eta, आपको? eta glass. ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। चलो सेकंड फिगर के बारे में देखो, तो वापस से ईटा एर साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ईटा वाटर साइन 41। चलो अब ईटा एर तो 1 होता है, ईटा एर तो 1 होता है, तो ये साइन 60 भी पता है, साइन 45 भी पता है, तो क्या मिल जाएगा हमको? ईटा वाटर हमको मिल जाएगा, सर 41 છે. whatever it is, no worry, but from the second figure we will get the eta water। चलो अब थर्ड फिगर के बारे में सोचो,
तो यहाँ पे स्नेल्स वापस से अप्लाई करो, तो ईटा वाटर क्या लिखूंगा मैं, साइन sin 45 is equals to eta glass sin theta and that theta we wants to find. देखो फर्स्ट के ऊपर से हमको ईटा ग्लास मिल गया, सेकंड फिगर के द्वारा हमको ईटा वाटर मिल गया, तो अब ये थर्ड फिगर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको साइन थीटा मिल जाएगा. yes sir Get the sin theta by looking the table, you can also get the theta as well. Okay, yes sir में is it understood friends? yes sir Okay. चलो अब क्या करेंगे, ये अब नहीं हो पाएगा. Let's see some illustrations whether we are able to solve. Okay. चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा. देखो तो ये फिफ्थ क्वेश्चन करवाने की जरूरत है. अर्थ टेक्स a 24 hour to rotate once about its axis. How much time does the sun take to shift by 1 degree? देखो 24 आवर में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होता है. मतलब ये हुआ कि 360 एंगल के लिए खत्म बात. 360 डिग्री एंगल के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो बोले 24 आवर मतलब 24 into 60 मिनट्स. तो फिर 1 डिग्री के शिफ्टिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट्स इट. तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 1 into 24 60 डिवाइड बाय 360. तो 4 मिनट इज आंसर. क्या ये करवाने की जरूरत है फ्रेंड्स? no sir ओके, सो लेट अस गेट बैक टू द थ्योरी. वापस से थ्योरी पे आ जाते हैं. तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था. लास्ट में जो थ्योरी हमने डिस्कस किया था दैट वाज ये मैं क्वेश्चन ये रियल इमेज एपरेंट वर्चुअल इमेज ये आप कर सकते हो. मतलब फिर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो भी आपको रीड करना चाहिए खुद. तो रिफ्लेक्शन के बीच के डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं या, तो वो आप खुद ट्राई करना. अब क्वेश्चन नंबर 24, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 हमने लास्ट में डिस्कस किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज फॉर द 4 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखो दोनों अलग चीज है. इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग है. तो सबसे पहले तो ये बात कि whenever any ray enters from one medium to other medium, then no doubt वो एक रे में एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा, बट साथ में अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, बट साथ में वो कुछ उसका एनर्जी वापस भी आएगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. आपने पानी का बकेट, एक काम करना, आप घर पे पानी का बकेट भरना, मतलब और उसको पानी बकेट में पानी भर के आप है ना उसको आपके जो आपका घर के जो गैलरी है वहां पे आप उसको रख देना. तो जब उसके अंदर सन रेज आएंगे तो आपको बॉटम दिखाई देगा. बकेट में से सन रेज पास हो गए तो बॉटम दिखाई देगा. मतलब क्या हुआ कि आपके जो सन रेज है वो एक मीडियम हवा मतलब एयर के मीडियम में से ये पानी के मीडियम में गए हैं, इसी के वजह से तो आपको बॉटम दिखाई दे रहा है. बट कभी आपने ऊपर ऊपर देखा, आपने आपकी गैलरी में ऊपर की साइड देखा आपने सीलिंग में? સર ત્યાંય પણ ઓલું ટોર્ચ જેવું કઈ થશે? हाँ, तो वहां पे भी यू विल गेट सम लाइट ब्राइटन स्पॉट. वहां पे भी आपको लाइट के स्पॉट दिखेंगे. मतलब क्या हुआ,
both phenomena thus. उसका मतलब ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिफ्लेक्शन भी हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी कर रही है. So what is the conclusion? Conclusion is that when the rays are entering from one media to other media, no doubt it will get a refraction. Refraction तो होगा ही होगा. But simultaneously from the surface joining the two medium, there will be some reflection also. तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? Yes, sir. सिंपल सी चीज ऐसी है कि कोई रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है, बट साथ में उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है. रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है, बट साथ में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है. उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पे एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब मैं जो है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा. क्या आप देख सकते हो ये फिगर? हाँ सर. ओके. तो वहाँ पे क्या है कि एक डेंसर मीडियम है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है, और दूसरा वाला जो है ना वो एयर का मीडियम जो है वो रेयर है. अब डेंसर मीडियम में पॉइंट ए के पास देखो, पॉइंट ए आपको दिखाई दिया, ये रहा हमारा पॉइंट ए. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट ए? यस सर. तो पॉइंट ए के पास है ना हमने एक सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स, जो लाइट को मतलब लाइट को एमिट कर रहा है. यहाँ पे हमारा एक सोर्स है जो लाइट का एमिशन कर रहा है. यहाँ पे सोर्स है. अब उसमें से बहुत सारे अलग अलग रेज निकलेंगे. तो ये जो रेज है जो सीधा जा रहा है, जो नॉर्मली एंटर हो रहा है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा. बट मैंने आपको बताया कि व्हेन एनी रे इज एंटर फ्रॉम वन मीडिया टू अदर मीडिया, व्हेन रे इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, it will no doubt gets refracted, but some of the energy is also going to be reflect back. तो उसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो बाहर की तरफ तो एनर्जी जाएगा ही जाएगा, बाहर की तरफ तो जाएगा ही, बट कुछ एनर्जी वापस भी आएगा. और ये सभी के लिए पॉसिबल है. मतलब ये सपोज कि कोई और ये रे है जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे उसका अवे फ्रॉम द नॉर्मल से थोड़ा बेंट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रिफ्रैक्शन होगा. बट साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है या कोई भी है, कुछ ना कुछ तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही. इसको पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्यों पार्शियल? बिकॉज बहुत सारा एनर्जी दूसरे मीडियम में भी जा रहा है, कुछ एनर्जी वापस भी आ रहा है, बहुत सारा एनर्जी दूसरे मीडियम में भी जा रहा है. अब मैं है ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ. मैं अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो पहले से कुछ ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा. बट वहाँ पे भी वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग. वंस अगेन कहीं कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा. तो कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा. मैंने वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया. वंस अगेन आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा और बढ़ाया. तो अब क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, और बढ़ता बढ़ता वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो एट सम पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन द रे इज एंटर फ्रॉम द डायरेक्ट, याद रखना ये जो कुछ चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो ये डेंसर टू रेयर के लिए ही पॉसिबल है. व्हेन द रे इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, definitely we get some angle at which the angle of refraction becomes 90. जब कोई रे डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको एंगल ऐसा मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट. इसका वैल्यू इतना होगा कि बिकॉज ऑफ दैट एट दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू इतना होगा कि एट दैट टाइम आपका एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका 90 हो जाएगा. And the refracted ray becomes parallel to the surface joining the two medium. आपका जो refracted ray है वो दोनों मीडियम को ज्वाइन करने वाले सरफेस के पैरेलल हो जाएगा.
तो ये जो एंगल है जिस यहाँ पे ऐसा होता है इसको बोलते हैं, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज अ, क्या बोलेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। अब देखो यहाँ पे भी दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्शन होगा ही, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो रिफ्लेक्शंस के रूल भी अप्लाई फॉलो करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन के लॉज भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा। बट इसके बाद क्या होगा, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से भी ज्यादा होना चाहिए। बट 90 से तो ज्यादा रिफ्रैक्शन एंगल हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा वो 100% होगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी बियॉन्ड 90। तो जितना रिफ्रैक्शन होना था वो हो गया। अब उसके बाद अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो अप टिल नाउ देयर वाज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन, थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्शन होता था। बट अब क्या होगा, पूरा पूरा रिफ्लेक्शन होगा। अब कंप्लीट 100% एनर्जी इज गेट रिफ्लेक्टेड। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा कौन से दो कंडीशन? सर एक तो कंपल्सरी डेंसर टू रेयर मीडियम होવું જોઈએ। कौन बोला? ऋषि। जोशी, आपने एकदम बढ़िया बोला, एकदम करेक्ट। एक तो ये तो ही पॉसिबल है जब कोई रे डेंसर में से रेयर में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, જ્યારે 90 થી વધારે ક્રિટિકલ ઉપર એંગલ હોય। नो आई शुड से व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो ये फिनोमिनन अकर होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? So this phenomenon occur only when these two conditions are satisfied. Number 1, the ray must be entered from denser to rarer, and number 2, the angle of incident must be greater than the critical angle. क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब, अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो कंप्लीट एनर्जी रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो दो मीडियम का जो सरफेस है ना, आफ्टर बियॉन्ड 90 डिग्री, ये जो दो मीडियम को जो सरफेस ज्वाइन कर रही है वो एज अ मिरर बिहेव करेगी, एज ए आइडियल मिरर बिहेव करेगी। अब 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देंगी। वैसे मिरर में भी क्या होता है पता है आपको? मिरर के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। बट तो मिरर का भी जो रिफ्लेक्शन है वो 100% नहीं होता है। बट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे वो कंप्लीटली होगा। तो ये मिरर से भी ज्यादा आइडियल मिरर है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ द सरफेस जॉइनिंग द टू मीडियम बिहेव लाइक अ आइडियल मिरर after the critical angle. If our angle of incident is larger than the critical angle, then this surface joining the two medium behave as a ideal mirror, and it will reflecting 100% energy back to the medium. And this phenomenon is known as a total internal reflection. तो क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। अब मुझे है ना ये क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन डिराइव करना है। मुझे डिराइव करना है। तो कंसीडर द पॉइंट O3। अब ये O3 पॉइंट जो है वो आपने देखा फिगर के अंदर, O3 देखा आपने? यस सर। तो ये जो पॉइंट O3 है वहां पे तो नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। बट स्टिल रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है ना, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब क्या, आई कैन डेफिनेटली अप्लाई द स्नेल्स लॉ। तो वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो η1 sin θ1 इज इक्वल्स टू η2 sin θ2। चलो η1 तो η अज्यूम कर लेते हैं, चलो η1 ही रखते हैं।
साइन थीटा 1 के बदले क्या ऐसे साइन आई सी, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है साइन आई सी, इज इक्वल्स टू बाहर का मीडियम कौन सा है? एयर। एयर। अब चलो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ईटा 2 है। वैसे हमको पता है कि ईटा 2 इज इक्वल्स टू इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ 1, बट अज्यूम कर लो कि वो अभी ईटा 2 है, एंड यहाँ पे थीटा 2 कितना होगा? 90। 90। साइन 90 क्या होता है? वो 1। तो कैन आई से साइन आई सी is equals to eta 2 by eta 1? Yes or no, friends? यस यस सर। सर। तो eta 2 by eta 1 और eta 1 2 ऐसा हम कह सकते हैं, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ईटा 1 2 आप याद ना रखो तो भी चलेगा, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि साइन आई सी वेर आई सी इज अ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू ईटा 2 अपॉन ईटा 1, बट ईटा 2 अपॉन ईटा 1 भी याद मत रखो, आप ऐसे याद रखो। देखो डिनोमिनेटर में ऑलवेज है ना डेंसर मीडियम ही आएगा। क्यों? डिनोमिनेटर में डेंसर मीडियम ही आएगा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है? लेस देन 1। हाँ, तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली डेंसर डेंसर बड़ा होगा। बड़ा होना चाहिए, और न्यूमरेटर का वैल्यू हम ऑलवेज कम ही होना चाहिए। वैसे यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा बिकॉज एज अ रेयर मीडियम एयर है, तो 1 बाई ईटा भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन से इसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कहीं पे भी अगर क्रिटिकल एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो क्रिटिकल एंगल जो होता है ना वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब दोनों मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल इज डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू मीडियम, तो दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम क्रिटिकल एंगल को फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये क्रिटिकल एंगल से कम है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन करेगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन करेगा। पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। सर तो टोटल कंप्लीटली रिफ्रैक्शन नहीं क्या था? ना, कंप्लीट रिफ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, कंप्लीट रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके सर। परपेंडिकुलर नॉर्मल सर देखो ना, नॉर्मली एंटर था तो भी। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख सकते हो, देखो आप, देखो ये नॉर्मल एंटर हो रहा है तो भी कुछ तो वापस आ ही रहा है, देखो फिगर में देख सकते हो आप, यू कैन सी दिस। सर वेट अ मिनट, देखा आपने? यस सर। चलो बोलो सर बोलो। सर ये लास्ट स्टेप मुझे समझ नहीं पड़ी। कौन सा वाला? 1 बाई ईटा। हाँ, ये बाहर का मीडियम कौन सा है यहाँ पे? एयर। एयर, तो एयर के लिए 1 लिख दो, और अंदर यस। मीडियम है उसके लिए ईटा लिख दो। ओके सर। दैट क्लियर? यस सर। बट यहाँ पे एयर है तो 1 अपॉन ईटा, बट अगर दो कोई अलग अलग दो मीडियम होते तो कैसे याद रखना है आपको? रेयर डिवाइड बाई परफेक्ट, तो डेंसर। डिवाइड बाय डेंसर ऐसे याद रख, परफेक्ट, रेयर डिवाइड बाय डेंसर याद रखना, बिकॉज साइन का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो डिनोमिनेटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। इज इट ओके? ओके सर। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्वेश्चन ऐसा था कि डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन आल्सो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो ये इस इक्वेशन के द्वारा हमको क्रिटिकल एंगल या मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल सकता है। साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईटा। क्वेश्चन ऐसा था कि डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा 4 मार्कर थ्योरी कंप्लीट हुआ। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर।
ये 25 क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एक जस्ट एक्सपेरिमेंट है। वो वैसे भी टेक्स्ट बुक के अंदर पिंक में दिया हुआ है, तो ये 25th क्वेश्चन को नहीं करना है। दिस इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। आपको ये रीड करना हो तो रीड करना, ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, तो ये जस्ट करना हो तो करना, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ओके चलो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया, कौन सा फिनोमेनन एक्सप्लेन किया आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं उसके कुछ एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। जस्ट अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रिपरेशन के लिए नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है, बट हम वो बहुत सारे प्लेसेस के बदले हम 4 एग्जाम्पल यहाँ पे उसके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो मिराज है। देखा आपने कभी मिराज? हाँ। क्या देखा उसमें? आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में ये पूरा टॉपिक आया हुआ है, डायमंड, मिराज, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर। आई थिंक पूरा चैप्टर आ चुका है सर। हाँ, मतलब ये, बट उसमें क्या था कि विदाउट प्रूफ और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से बदले ऊपर ऊपर से दिया था। यहाँ पे हम पूरा चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अदरवाइज द फिनोमिनन कंसेप्ट ऑल द थिंग आर यू हैड ऑलरेडी लर्नड इन द 10th स्टैंडर्ड, but in that in the 10th standard it is just a overview, but now we are going to discuss the same phenomenon by detailed study. चलो, तो कौन कौन से जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? ऐसे कुछ एग्जांपल है हमारे पास? यस है, मिराज है, प्रिज्म के अंदर भी ऐसा हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसा होगा, एंड डायमंड में भी ऐसा होगा। अब कैसे होता है, सबसे पहले हम मिराज के बारे में देखते हैं। तो वन बाय वन, अब 27, 28, 29 30, तो अब ये जो 4 थियरी होगा वो ऑब्वियसली किसके बेस पे होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। that is based on this 4 phenomenons: मिराज, प्रिज्म, डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये चारों 4 थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले मिराज की बात करते हैं। चलो, क्या होता है, आपको क्या पता है मिराज के बारे में? સર આપણે જ્યારે હાઈવે પર જતા હોય તો દૂર પાણી જેવું કોઈ લાગે. एक बच्चों को पूछा कि मिराज क्या होता है, तो बोले वो ऐड नहीं आती अब, वो किसका ऐड आता है, केसर की बारिश। पान मसाला। अब पान मसाला होता है। अच्छा। सर वो डेजर्ट में जो हमें पानी दिखता है बट वो होता डेजर्ट नहीं। में जाने की जरूरत नहीं है, आप अहमदाबाद के रोड में भी जा सकते हो। अगर आप रोड में निकलोगे दोपहर को तो आपको रोड के ऊपर भी दिखाई देगा। तो कभी आप इन समर सीजन, मोस्टली इन द समर सीजन, आप जब हाईवे से जाते हो, हाईवे के ऊपर से जाते हो, तो आपको कुछ आगे की साइड पानी पड़ा हुआ है ऐसा फीलिंग आता है। बट जहाँ वहाँ पे पहुँचते हो तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो फीलिंग आता है उसी को मिराज बोलते हैं। डेजर्ट में भी ये ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बट यहाँ पे भी हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं अहमदाबाद में। तो क्या होता है, तो चीज़ ऐसी है कि इन द समर सीजन द सॉइल गेट्स हीटेड। हमारा जो अर्थ का जो सॉइल है, सरफेस है अर्थ का, वो थोड़ा हीट उसमें डे ड्यूरेशन में क्या होता है कि कुछ हीट वहाँ पे जनरेट होता है, एब्जॉर्ब होता है सॉइल के द्वारा। तो देखो क्या पूरा चीज़ ऐसा है। देखो, ये वैसे तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, बट फटाफट एक बार देख लेते हैं। ये आपका अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे अर्थ में कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई ट्री भी हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कुछ कोई ट्री है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। ओके, अब यहाँ पे सन है, तो क्या होगा कि ये जो अर्थ का जो सरफेस है ना, वो थोड़ा उस दैट विल गेट हीटेड। तो उसके आसपास का जो एयर है, एयर, तो उसका डेंसिटी क्या होगा?
कम। कम होगा। और आपको ये पता है कि भाई अगर एयर का डेंसिटी कम होता है ना तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होता है। अर्थ में ये दोनों मतलब ये एयर में ये दोनों चीज एक साथ होती है। एयर का अगर डेंसिटी कम होता है तो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होता है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे जो सोइल है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, उसके आसपास जो एयर है दैट विल बिकम्स ऑप्टिकली रेयरर, वो उसका ऑप्टिकल रेयरर हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर का जो रीजन है वो कैसा रहेगा? डेंसर। देन कैसा रहेगा? तो फिर क्या होगा कि ये जो रे है यहाँ से जो आ रहा है रे, तो वो कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रहे हैं ये सब, ऐसा यहाँ से जो रे निकलेगा वो डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर होगा। तो क्या होगा? बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे। बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ग्रेजुअली वो क्या करेगा? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। बट एक चीज ऐसे आएगी कि वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए। उसके बाद क्या होगा? टोटल इंटरनल। तो उसके बाद उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कुछ देर के बाद तो कहीं ना कहीं पे तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमारी आंख में रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएंगे, इंटरनल रिफ्लेक्ट करके। बट आंख का तो काम क्या है? उसको इसके पास ऐसा नॉलेज नहीं होता। आंख को ये पता नहीं रहता कि भाई ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रे है ना वो रिफ्लेक्ट होने के द्वारा आ रहा है। उसका काम, आंख का तो काम क्या है कि जिस डायरेक्शन में से रे आएगा उसको उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है ऐसा दिखाई देगा। तो आंख को क्या फील होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ऐसा फील होगा? ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड के नीचे। और ग्राउंड के नीचे ऑब्जेक्ट है तो हमारा माइंड का प्रोसीजर, माइंड ऐसा प्रोसेस करेगा कि ये ग्राउंड के नीचे तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो माइंड है ना वो ऐसा प्रोसेस करेगा कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है उसको ऐसा फीलिंग आएगा कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है ऐसा लगेगा उसको? पानी। पानी पड़ा हुआ है ऐसा उसको फीलिंग आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मिराज। क्या ये चीज आपको समझ में आया? बट इसमें से खाली आपको एक ही याद रखना है कि मिराज, द फिनोमिनल मिराज बी अकरिंग इन द नेचर इज इन ऑन द विच प्रिंसिपल। तो क्या लिखना है आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस आपको खाली इतना ही याद रखना है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। अब हम बात करेंगे डायमंड की। अब हम डायमंड की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पानी का होता, एयर का होता है अप्रोक्सीमेटली, वैक्यूम का जो होता है वो एग्जैक्ट 1 होता है। एयर का जो होता है ना वो 1.0029 समथिंग होता है। 1.00 या 000 है, पता नहीं। तो दैट बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ जनरली इज टेकन एज अ 1। ओके, आगे ना तो बोल दो। हाँ सर। वाटर का जो होता है वो होता है 1.33, बट इज कंसिडर्ड टू बी अ 4/3 जनरली। ग्लास का जो होता है उसका रिफ्लेक्शन 1.5 होता है, 3/2 भी कह सकते हैं। और डायमंड का जो होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42। देखो कितना ज्यादा, 2.42। आई शुड से इट इज अ लार्ज वैल्यू। यस और नो? यस सर। अब डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल होगा, तो आपको पता है कि एयर के मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 1/ईटा है। सो 1/2.42। तो इसका सिंप्लीफाई करके अगर आप आईसी फाइंड करोगे ना तो ये 24.2 डिग्री कुछ आएगा। मतलब एज अ ईटा इज वेरी लार्ज, द क्रिटिकल एंगल इज अ स्मॉल। देखो तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, ओनली 24.2 डिग्री। तो अगर क्रिटिकल एंगल स्मॉल है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्रिटिकल एंगल खुद बहुत स्मॉल है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट उससे ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा बिकॉज क्रिटिकल एंगल कम है। तो क्या होगा कि डायमंड के अंदर क्या होता है कि ऐसे मतलब शेप भी दिया होता है ऐसे कुछ ना कुछ। तो डायमंड में क्या होता है
कि डायमंड के अंदर एक बार रे अंदर तो आ जाएगा, अंदर आ तो जाएगा, रेयर में से डेंसर में एंटर तो हो ही जाएगा, बट एक बार एंटर होने के बाद अब क्या होगा, अब उसको बाहर निकलते टाइम उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, वो मोस्टली क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होता है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल तो बहुत ही स्मॉल है। तो फिर वो जो सन रे है वो क्या करेगा, अंदर ने अंदर क्या करेगा, डायमंड के अंदर ही अंदर क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमको जब हम उसको बाहर से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको ऐसा दिखाई देगा कि अंदर बहुत सारे रेज है। वैसे एक ही रे का बहुत सारे बार एक ही रे का बहुत सारे बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, बट हमको ऐसा दिखाई देगा कि वहां पे बहुत सारे लाइट के रेज है, तो हमको क्या दिखाई देगा, इट विल गेट्स अ स्पार्कट, हमको ब्राइटन दिखाई देगा। तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई द डायमंड गेट्स ब्राइटन। यस सर। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा पूछते हैं कि व्हाई डायमंड गेट्स ब्राइटनड, तो आपको लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म की। अज्यूम कर लो कि हमारे पास आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म है, आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म है। क्या बोला मैंने, किस टाइप का प्रिज्म है हमारे पास? आइसोसेलेस राइट एंगल। हमारे पास, सर हाँ बोलो। સર જે આપણે ડાયમંડમાં લાઇટ ઇન્સિડન્ટ કરી હોય એ બહાર તો નીકળે નહીં, नहीं क्या એટલે नहीं, મોસ્ટલી नहीं, મોસ્टली ના નીકળે। नहीं निकलेगा, बट बहुत देर के बाद निकलेगा, इसीलिए तो हमको वो दिखाई देता है। अगर वो लाइट बाहर ही, इट इज नॉट लाइक अ ब्लैक होल, वो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा ऐसा नहीं, बट बहुत सारी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद वो बाहर निकलेगी, तब जाके हमको डायमंड दिखाई देगा ना, तभी तो दिखाई देगा उसको। હા, આ જ સવાલ હતો। बट बहुत सारे इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो बाहर निकलेगी, तो हमको अंदर क्या दिखाई देगा, हमको ऐसा दिखेगा कि वहां पे बहुत सारे रेज है। इज दैट इट इज अंडरस्टूड? यस सर। अब आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म के बारे में सोचो। तो ये सपोज के हमारे पास एक आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म मैंने ऐसा रखा हुआ है, इसके दो साइड्स सेम है, राइट एंगल प्रिज्म है, तो कोई मुझे बताएगा एंगल कितना होगा? ये 90 होगा, बट ये कितना होगा? 45 ओके, वेरी गुड। अब सपोज कोई रे इसके अंदर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो मुझे कोई बताएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा नॉर्मल के साथ, ये कितना होगा? हाँ, वैसे ये पता है कि ये 45 डिग्री है, वो हमको पता है, ये 90 है वो भी पता है, तो इसका मतलब कि ये कितना होगा? 45। अगर ये 45 डिग्री है तो फिर ये कितना होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट? 45। अब ये जो प्रिज्म होता है ना, वो ग्लास के द्वारा बनता है, तो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना 1.5 होता है, और यहाँ पे अगर आप क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हो, आजू बाजू एयर है ऐसा मान के, तो साइन सी इक्वल्स टू 1/ईटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर ये साइन आई सी फाइंड करोगे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये आपको कुछ 42 मिलेगा, 42 डिग्री। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 45। कैन आई से इट इज ग्रेटर देन 42? यस। तो फिर क्या होगा, क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटर, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होता है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यस सर। हाउ मच यू गेट द डेविएशन फ्रॉम दिस प्रिज्म, आप कितना डेविएशन अचीव कर सकते हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। और एक चीज, चलो मान लो कि हमारा जो आइसोस्केलस प्रिज्म है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, चलो
तो अब सोचो कि अब कोई रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, तो वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 45। 45। 45। वापस से वो 42 से तो ज़्यादा ही है, तो 42 से ज़्यादा है तो क्या होगा उसका? रिफ्लेक्शन। वापस से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना मिलेगा? तो वापस से यहाँ पे भी 45 डिग्री ही मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो वापस से क्या होगा? वापस से उसका इंटर रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे करके वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब कितना डेविएशन मिला आपको? 180। So that's it. So finally I can say by the right angle isosceles prism, by the right angled isosceles prism I can have the a deviation of a 90 or 180. तो 90 या 180 जितना डेविएशन आपको मिल सकता है। और સર આપણે કોઈ બી એંગલ થી ઇન્સિડન્ટ કર્યું હોય તો એ 90 का तो 180 જ આવે। ना, इट इज नॉट लाइक दैट। उसको वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट तो होगा ही ना ऑब्वियसली, बिकॉज वो ऐसे इंसिडेंट होगा तो ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री होगा। तो ऐसे नहीं, मतलब इस हिसाब से अगर इंसिडेंट होता है तो ही वो ये काम करेगा, ये फिनोमेनन। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1, क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, उसमें ये 4 फिनोमेनन के बारे में लिखा था, जस्ट नाम लिखा था। तो 27 में मिराज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर 28 में प्रिज्म नहीं डायमंड के बारे में डिस्कस किया है 28 में। 29 के अंदर प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे थ्योरी आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि कैसे फिनोमेनन, हाउ द फिनोमेनन इज अकरिंग। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज अ लर्न बाय हार्ट। ओके, तो ये 29th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वो ये 29 के अंदर ये डायमंड प्रिज्म की बात है। 29 के बाद 30 के अंदर क्या होना चाहिए फिर? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। तो बिफोर स्टार्टिंग द 30 लेट्स इन द प्रिज्म वन मोर थिंग आई शुड ऐड। देखो ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, तो जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट उसी डायमेंशन का बट अपोजिट मिलेगा। देखो ये ए बी है तो यहाँ पे उल्टा ए बी हो जाएगा। देखो, इज इट क्लियर? यस सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन से हम कोई ऑब्जेक्ट को पूरा उल्टा सकते हैं, उसी डायमेंशन का बट उसका उल्टा हो जाएगा। देख सकते हो आप। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। तो प्रिज्म के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं? तो बोले 90 डिग्री डेविएशन कर सकते हैं, 180 डिग्री डेविएशन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, यस। ऑप्टिकल फाइबर, ये जो फाइबर वर्ड है ना, वो अभी थोड़े दिन ये फाइबर वर्ड 1-2 महीने से बहुत ही फेमस हो गया है। क्यों बताओ, कोई बताएगा मुझे? से क्लासेस ना कारण है ऑनलाइन। नहीं नहीं नहीं, फाइबर आपने वाईफाई कहाँ पे सुना है ये फाइबर? अभी बहुत बहुत सुनाई देता है ये वर्ड। सर ये एयरटेल और वो जियो सब में कंपटीशन सर हो रहा है वो। वाईफाई का। अरे जियो फाइबर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जियो फाइबर। हाँ, तो फ्रेंड्स ये ऑप्टिकल फाइबर, ये जो जियो फाइबर है ना, जियो फाइबर, उसमें जो फाइबर वर्ड है वो कहाँ से आया पता चला आपको? हाँ यस। सर। वो ऑप्टिकल फाइबर से ही आया हुआ है। 15 साल से पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2005-6 में, तो ये जियो रिलायंस वालों ने नेटवर्क लगाना स्टार्ट किया था जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से उन लोगों ने पूरे इंडिया में पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, और वो पूरा नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर के बेस पे है। और अब जाके इन दिस ईयर 2005 से उन लोगों ने काम स्टार्ट किया था फाइबर को पूरे इंडिया में डालने का और सभी को कनेक्ट करने का। तब जाके आज अभी इस साल उन लोगों ने जियो फाइबर लॉन्च किया 15 साल के बाद। तो उसका जो पूरा जो नेटवर्क है वो ऑप्टिकल फाइबर के बेस पे है। तो क्वेश्चन इज दैट क्या है, क्या ऑप्टिकल फाइबर है क्या, पहले ये बताओ।
और कैसे काम करता है, मतलब ये जियो वालों ने उसका यूज क्यों किया, मतलब इसका क्या काम क्या है, वो सारा चीज आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। आप थोड़ा, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फिजिक्स तो है ही इसमें, बट काम की चीज भी है, समझने की भी चीज है। तो अब मैं आपको 4 चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ऑप्टिकल फाइबर के लिए। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल, तो ऑब्वियसली वो तो आपको पता हो गया कि भाई ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करेगा। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो इंटर रिफ्लेक्शन है। अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ लेते हैं, उसके बाद उसका वर्किंग हम समझेंगे, और वर्किंग के बाद उसका एप्लीकेशन जो है वो हम समझेंगे। ये 4 चीज 1 बाय 1 हम समझने वाले हैं। उसमें प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है ना एक ग्लास या फ्यूज्ड क्वार्ट्स, ग्लास या फ्यूज्ड क्वार्ट्स, क्वार्ट्स एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है, क्वार्ट्स, हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, नाम है क्वार्ट्स। सर એટલે આ એક એલિમેન્ટ છે કે हाँ, वो एक टाइप का मटेरियल है, जैसे ग्लास जैसे एक मटेरियल है, ऐसा ही एक मटेरियल क्वार्ट्ज है। ओके, ઓકે तो ये हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, तो उसके द्वारा ऑप्टिकल फाइबर को बनाया जाता है। दे आर मेड फ्रॉम द दिस हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक अ ग्लास और क्वार्ट्ज, और उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको कोर बोलते हैं। इसको हम कोर बोलेंगे। देखो ये आप देख रहे हैं, आप ये अंदर का जो पोर्शन है उसको कोर मटेरियल बोलते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और उसके बाहर भी एक लेयर किया होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, और बाहर भी एक लेयर होता है, उसको क्लेडिंग बोलते हैं, इसको क्लेडिंग बोलते हैं। तो एज ए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है, वैसा होना ही पड़ेगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों। ક્યુ देखो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमको क्या कराना होगा, हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, जब रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होगा, व्हेन द रे इज एंटर फ्रॉम, ડેન્સર ટુ રેર हाँ तो अंदर का डेंसर होना चाहिए ना, तो फिर और बाहर का रेरर ही होना चाहिए। इज इट ओके, अंदर का डेंसर और बाहर का रेरर ही होना चाहिए। तो एक बच्चे ने पूछा था, सर ये क्लेडिंग करने की जरूरत क्या है, बाहर तो वैसे भी कौन सा मीडियम है, बाहर की साइड तो वैसे भी कौन सा मीडियम है એર यार, वो तो वैसे भी रेरर है, वो तो वैसे भी रेरर है, तो क्लेडिंग करने की जरूरत ही क्या है। Why are you wasting the material? Why it is needed? इसकी जरूरत है, पूछो क्यों। ક્યુ देखो आप सपोज के 5, 7, 8 दिन के लिए बाहर जाते हो घर से, और फिर घर पे आते हो, तो आपके जो फ्लोर होता है घर का, वहां पे क्या होता है, ધૂલ Dust. જમ જાતી एक डस्ट का लेयर फॉर्म हो जाता है। एम आई राइट। યસ સર तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर में भी होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ये जो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिलेंडर है उसके ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि डस्ट का लेयर हो जाए, और मान लो, सोच लो कि वो जो डस्ट का लेयर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर के मीडियम से ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, सोचो, तो फिर क्या होगा। ઉલટા रिफ्रैक्शन होगा हाँ, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारे जो रेज है वो बीच में से ही लीक हो जाएगा, वो बीच में से ही लीक हो जाएगा। तो ऐसा लीकेज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम पहले से क्या करेंगे, हम पहले से ही कोर के ऊपर एक मटेरियल का लेयर ऑलरेडी फॉर्म कर देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम हो, और उसके बाद उसके ऊपर जो होना है उसको होने दो। उसके बाद उसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल को आना हो उसको आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा हमारा जो रे हो तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो तो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाने वाला है।
उसके ऊपर चाहे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया, क्लेडिंग क्यों करना होता है? यस सर। तो ऐसा कोई पूछे कि भाई व्हाई द क्लेडिंग इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा कह सकते हैं कि टू अवॉइड द प्रोबेबल लीकेज ऑफ द लाइट, टू अवॉइड प्रोबेबल लीकेज ऑफ द लाइट द क्लेडिंग इज रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको उसका प्रिंसिपल बता दिया, इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब हाउ इज इट वर्क, तो कैसे वर्क करेगा? उसमें क्या होता है कि एयर में से कोई रे एंटर हो जाता है। पहले तो देखो यहाँ से एक रे एंटर हो गया, व्हेन द रे सर एंटर, हाँ बोलो। सर જે કોરો છે એ કોર્સનું હોય છે? ये क्वार्ट्ज या ग्लास का होता है। ઓકે સર। मटेरियल जो होता है वो क्वार्ट्ज या फिर वो ग्लास का होगा। ओके, સો તો પછી ફ્લેક્સિબલ ના હોય ને? ऐसा नहीं है, ग्लास भी ऐसे हमारे माइंड में जो मटेरियल है ग्लास का जो टूट जाता है, ऐसा आप ब्रोकन ऐसा आप सोचते हो, बट ऐसा नहीं होता है। ग्लास मटेरियल भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं कुछ मिक्सचर करके। ओके, ઓકે સર। और मैं आपको एक चीज बताऊं, लो क्वालिटी, अगर लो क्वालिटी फाइबर बनाना है, लो क्वालिटी फाइबर, तो वो प्लास्टिक से भी बन सकता है, वो प्लास्टिक से भी बन सकता है। आपने देखा हुआ है, आपने देखा है, आपने देखा है ऐसा एक शो पीस होता है, ऐसा एक शो पीस होता है, देखा है कभी? यहाँ पे बल्ब होता है और यहाँ पे ऐसे एक होता है, फिर ऐसे ऐसे હા ऐसे घूमता रहता है, देखा आपने? યસ अलग अलग लाइट, यहाँ पे जो एंड होता है ना, वहां पे आपको ब्राइटन स्पॉट दिखाई देता है, देखा है कभी ये शो पीस देखा है, यस और नो? હા सर। तो ये शोपीस के अंदर ये जो प्लास्टिक का जो ये रे है, प्लास्टिक का जो ये सिलिंड्रिकल स्मॉल एकदम थीन सिलेंडर होता है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर ही है। और अब आपको पता चला कि एनर्जी कहाँ से एंटर होता है, तो लाइट यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से नीचे की साइड से, और फिर वो क्या करेगा, वो इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा बाहर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा उसके एंड से। तो हमको क्या लगेगा कि सोर्स कहाँ पे ऐसा लगेगा हमको, सोर्स यहाँ पे ऐसा लगेगा हमको, तो हमको यहाँ पे सोर्सी से ऐसा लगेगा, बट उसको काट देते हो आप, तो जहां से काटते हो वहां पे नया सोर्स डेवलप हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर वही काम करता है कि कोई एक एंड में से, देखो यहाँ है, कोई एक एंड में से एनर्जी एंटर तो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा, उसके बाद अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एवरी टाइम उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और वो रेस दूसरे एंड में से ही बाहर निकलेगा। हाँ, वो ये करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए, बट एक बार वो कंडीशन अचीव होता है तो फिर रे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करेगा और दूसरे एंड में से ही बाहर निकलेगा। तो इसके द्वारा हम लाइट रेस को ऐसे लीकेज बिना हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड कर सकते हैं। तो क्या होता है कम्युनिकेशन, देखो ये कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो उसका मेनली जो एप्लीकेशन है ना वो कम्युनिकेशन में है। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक सुनना और एक देखना और सुनना। देखने के लिए लाइट रेज आर रिस्पॉन्सिबल एंड सुनने के लिए साउंड वेव्स रिस्पॉन्सिबल है। बट जब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करता है तो साउंड वेव को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, लाइट वेव्स को भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। तो साउंड का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसको ऑडियो बोलते हैं, एंड लाइट वेव्स का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इमेज। साउंड वेव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो उसको ऑडियो बोलते हैं, एंड लाइट वेव का इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद उसको वीडियो बोलते हैं, ऑडियो वीडियो। अब क्या करना होता है, अब ये ऑडियो या वीडियो सिग्नल को हम ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्टिकल सिग्नल इट कैन बी पॉसिबल बाय द ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा
ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों को, और फिर उसको सेंड करना होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो ये ऑडियो एंड वीडियो को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम ऑप्टिकल फाइबर में सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या रहेगा पता है आपको? बेनिफिट ये रहेगा कि ये जो सिग्नल्स है वो कितने वेलोसिटी के साथ अभी प्रोपोगेट करेंगे? लाइट वेव्स के प्रोपोगेशन वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट करेंगे। तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था और ऑडियो और वीडियो सिग्नल था उसका स्पीड इतना नहीं था, तो अब वो जाके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के स्पीड से प्रोपोगेट करेंगे। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट मतलब उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। नंबर 2, सेकंड बेनिफिट ये है कि ये जो सिग्नल है ना वो बीच में से कहीं पे लीक नहीं होगा। मतलब एक एंड में से डाला तो दूसरे एंड में से ही बाहर निकलेगा, बीच में से लीक नहीं होगा। देखो आपको पता है कि पहले ये सेट टॉप बॉक्स के पहले केबल कनेक्शन था। हाँ, तो सेट टॉप बॉक्स तो आई थिंक ये 5-6 साल से ही आया हुआ है, उसके पहले केबल कनेक्शन था। तो केबल वायर्स सबके घर पे जाता था, देखा आपने, सुना कभी अपने? यस सर। तो पापा को पूछना कि क्या कभी ऐसा किया है कि हमारे एंटेना का जो वायर है वो किसी और के केबल वायर में अब थोड़ा आप उसको डाल देते हो तो कुछ चैनल्स हमारे टीवी में भी दिखाई देता है, ऐसा किया है कभी? अभी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट पहले ऐसा होता था। सेट टॉप बॉक्स आने से पहले तो किसी का केबल वायर जाता है ना तो वहाँ पे हम आप हमारा एक पहले तो एंटेना भी थे, तो हमारे एंटेना का वायर यहाँ उसके ऊपर डाल देते हैं ना, तो कुछ चैनल्स हमको भी हमारे टीवी में भी आ जाता था। पापा को पूछना पता होगा, किया होगा पापा ने, ऐसा पूछ लेना एक बार। तो ओके। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दूसरे लाइन का जो सिग्नल है ना वो हमने उसको हमने कैच कर लिया बाहर से, उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। वो अब ये ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाए। नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरा बेनिफिट है। तो कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा पॉसिबल है, कभी कभी हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं हो सकता ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये उसका मेन यूज जो होता है वो कम्युनिकेशन में होता है। इसके द्वारा कम्युनिकेशन का स्पीड बढ़ेगा। हमारे जो सिग्नल है वो बीच में से इंटरसेप्ट कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी बेनिफिट है जो आपको कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जब आप पढ़ोगे तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक पूरा सब्जेक्ट आएगा आपका, एक सब्जेक्ट है। ये तो खाली एक टॉपिक है, बट एक पूरा सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना मतलब समझ में आएगा आपको। और उसका दूसरा एप्लीकेशन कहीं कहीं पे मेडिकल में भी होता है। मेडिकल मतलब ये आपने एंडोस्कोपी का नाम सुना फ्रेंड्स? नहीं सर। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन जो होते हैं और ये सब मतलब इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो क्या होता है कि एक कैमरा वाला एक ऑप्टिकल फाइबर, कैमरा वाला एक ऑप्टिकल फाइबर आपके माउथ से अंदर की साइड डालते हैं और फिर आगे कैमरा होता है। तो कैमरा जो कैप्चर करेगा वो कहाँ, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद द्वारा डायरेक्टली क्या आएगा बाहर, मतलब हम वो लाइन में से बाहर आ जाएगा वो सिग्नल, तो अंदर का पूरा आपको दिखाई देगा। तो ये एंडोस्कोपी के द्वारा इंटरनल जो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसका भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये सारा उसका एप्लीकेशन है। तो अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछते हैं तो आपको 4 चीज एक्सप्लेन करनी है। कौन से 4 चीज? प्रिंसिपल वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कोर एंड क्लेडिंग, कोर एंड क्लेडिंग की बात, उसका वर्किंग एंड उसका एप्लीकेशन। ये 4 चीज करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स वैसे ये पूछने के लिए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप एक बार पढ़ना। ये 4 चीज उसका इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको एक टॉपिक का थ्योरी डिटेल में डिस्कस किया। कौन सा टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करेंगे, और एक नया टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस। Refraction by the curved surface, that is a very very most important. Next lecture is the most important lecture of this chapter. Don't miss the next lecture, it is a very most important. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कल वापस से मिलेंगे। कल का लेक्चर, कल जो लेक्चर है उसको मिस मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है?